अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार। मेरे साथ स्टूडियो में हस्बे मामूल मौजूद हैं सईद काजी साहब और समी इब्राहिम साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले खबर के हवाले से हम बात करें। खबर ये है कि आज बात होगी कराची में। एमक्यूएम ने हड़ताल की कॉल वापस ली और शहर कायद में जिंदगी का पहिया रवां दवा हो गया है। ये भी बताएंगे कि दाल की कीमतें कितनी बढ़ी और आवाम के लिए कितना मुश्किल हुआ दाल रोटी चलाना, जबकि ये भी हम जानेंगे कि स्मगल शुदा गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी आयद करने से किसको होगा फायदा। लेकिन पहले बात हो जाए कराची की सूरत हाल। कराची की सूरत हाल के हवाले से साद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कराची की सूरत हाल जानेंगे। साथ बताएगा अब ताज़ा तरीन हालात कैसे हैं कराची के। जी बिल्कुल, मुकम्मल तौर पर मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं शहर कराची है। गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह यह थी कि जो अल्टीमेटम दिया गया था दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का, वो अल्टीमेटम ख़त्म हुआ, बावजूद उसके कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। लेकिन हमने देखा है कुछ ही देर बाद दोबारा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिस तरह कहा यह जा रहा था कि जमहूरी तरीक़ा है, वाकई में ये साबित कर दिखाया है कि जमहूरी तरीक़ा है। क्योंकि जब ताजिर बिरादरी और ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अपील की गई कि अपनी इस कॉल को वापस लिया जाए, तो उन्होंने अपनी उस कॉल को वापस लेकर ये साबित कर दिया कि ये एक जमहूरी फैसला था। और कुछ ही देर बाद जो मामूलात ज़िंदगी शहर के बिल्कुल रुक चुके थे, थम गए थे। अच्छा साहब, ये बताइए, ये तो बड़ा अच्छा किया, इनकी बहुत मेहरबानी। ये बताइएगा जो लोग बच गए हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोसेस शुरू हुआ? 70 मकानात लोग बेघर हो चुके हैं, उनके घर कब्रें बन गई, वो लोग कहाँ हैं? उनका कोई पुरसाने हाल है? देखें, हर दफ़ा की तरह इस बार भी फ़िलहाल तो दावे ही हैं। वो लोग जो थे मुताद्दिद ऐसे हैं जो अपने दीगर रिश्तेदारों के घरों पे जा चुके हैं। कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको शिया बिरादरी की जानिब से, मुख्तलिफ शिया तंजीमों की जानिब से जो कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ मुंतकिल किया गया है। लेकिन हुकूमती सतह पर किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। सिर्फ गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की जानिब से ये ऐलान ज़रूर किया गया था कि इनके तमाम। अच्छा साहब, ये बताइए, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि मुख्तलिफ शहरों में नौजवान इनके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और सेल्फ हेल्प कर रहे हैं क्योंकि सरकार से वो बिल्कुल मायूस हैं। वहाँ कराची में भी क्या ऐसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में हमने देखा है कि जाए वक़ुआ पे भी 3 से 4 मुख्तलिफ शिया तंजीमों के भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी कैंप्स लगे हुए हैं, रिलीफ कैंप्स हैं। इसके साथ साथ दीगर मकामात पे भी शहर कराची में चंद मकामात ऐसे हैं जहाँ पे कैंप्स लगाए गए हैं, वहाँ लोग दिल खोल कर इमदाद दे रहे हैं। उसमें नक़द रकम भी शामिल है, खाने पीने की अशिया भी शामिल है। और अहलियान कराची कभी भी ऐसे किसी के मामले में पीछे नहीं हटते। अगर कोई पीछे हटता है तो वो है हुकूमत, जो कभी भी आगे नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर है कि तामीर नौ। साथ ये बताइए कि जो मीडिया ने रिपोर्ट की कि वहाँ पर 50 हलाकतें हुई, लेकिन मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ टीवी चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे थे कि जो हलाकतों की तादाद के बारे में फ़िगर है वो हकीकत में कहीं ज़्यादा है। आपकी क्या इत्तला है? जी, FIR के मुताबिक ये फ़िगर 48 है। इसके अलावा जो हमारे अस्पतालों से राब्ते हुए हैं, जो लाशें अस्पताल पहुंची हैं, उसके मुताबिक ये तादाद 50 है, इससे ज़्यादा नहीं हुई है। फ़िलहाल 50 पे ही है। ताहम एक बात ज़रूर है, इम्कान ही है, बहुत कम इम्कान ज़रूर, लेकिन ये कि जो थोड़ा बहुत मलबा बचा है, ऐन मुमकिन है उसमें से मज़ीद कोई लाश निकल सके। क्योंकि अगले रोज़ हमने देखा कि एक मज़ीद लाश मलबे से बरामद हुई। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल ये था कि जो लाशों की शनाख्त का, अब जो कितनी लाशें ऐसी हैं जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई, या सबकी हो चुकी है? जी, बहुत कम, तकरीबन 5 से 6 ऐसी मजीद बाकी हैं जिनकी शनाख्त नहीं हुई है। हमने देखा दूसरे रोज़ एक शनाख्त हुई और फिर कल भी, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा एक लाश की शनाख्त हुई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता से जैसे रिपोर्ट सामने आती जा रही हैं, लाशों की शनाख्त हो रही है। 4 से 5 या मैक्सिमम 6 लाशें ऐसी हैं जिनकी अभी शनाख्त नहीं हो सकी है और उनके अहले खाना अभी भी अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। ताहम बाकी मिसिंग लोग हैं। साथ ये बताइए, कोई लोग मिसिंग भी हैं? फ़िलहाल जब हमारा कल भी जाए वक़ुआ का दौरा हुआ था तो वहाँ हमें एक फ़ैमिली ऐसी मिली थी जिसका ये कहना था कि उनके जो प्यारे हैं वो ताहाल एक शख्स ऐसा था जो वहाँ दुकान पे काम करता था। जब धमाका हुआ तो वो अपनी रोज़ी कमाए निकला था, उसकी जद में आ गया, वो ताहाल मिल नहीं सका है। उसके लिए इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मोर्चरी में इस वक्त लाशें पड़ी हैं, ऐन मुमकिन है कि उसमें से वो कोई शख्स हो। ताहम अहले खाना है, उनके जज्बात है, वो जाए वक़ुआ को बारहा दौरा करते हैं, बारहा कोशिश करते हैं, अपने प्यारे को पुकारते हैं। अच्छा साथ ये बताइए कि ये बताइए कि ये तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुलिस के लेवल तक तब्दील कर दी गई है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? लोग, आपकी लोगों से बात हुई, लोग इस एक्शन को किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, लोग तो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं, क्योंकि आज से पहले भी इक़दाम होते रहे हैं, तबादले मुअत्तली हमेशा से होता है, अमली तौर पर नज़र नहीं आता। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक ज़रूर हैं। हम देख रहे हैं कि एक दिन में 3 से 4 ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार ख़ास बात यह है कि हर ऑपरेशन से एक बुलंद बांग दावा सामने आता है कि हमने कालादम तंजीम के इतने अराकीन गिरफ्तार कर लिए। इस तरह गुज़िश्ता रोज़ रेंजर्स ने ऑपरेशन करके जाए वक़ुआ से थोड़े ही फासले पर एक भक्कर गोट में ऑपरेशन किया और दावा किया है गुज़िश्ता रात हमने एक खुदकुश बमबार, जैकेट और बारूदी मवाद समेत हिरासत में लिया था। उसकी निशानदेही पर यहाँ ऑपरेशन किया है और कालादम तंजीम के 3 अहम अराकीन हिरासत में लिए हैं। फिलहाल उनकी हिरासत या गिरफ्तारी शो नहीं की गई है, लेकिन अब जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, हर ऑपरेशन में ऐसा ही कोई दावा किया जा रहा है, तो आवाम मायूस है। आवाम का कहना है कि माजी के ऑपरेशन में ऐसे दावे नहीं होते थे, तो क्या वो ऑपरेशन बोगस थे, या फिर इस बार सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए हर ऑपरेशन के बाद ये दावा किया जा रहा है कि हमने मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिया। अगर इसमें सच्चाई है तो शायद एक वक्त ऐसा आएगा, कल या परसों। लेकिन अमली इक़दाम बहरहाल कुछ खास नजर नहीं आ रहे। आपका बहुत शुक्रिया, कराची के ताज़ा तरीन हालात के हवाले से हमें बता रहे थे। अगली खबर भी बहुत अहम है, इस हवाले से हम आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आवाम के लिए दाल रोटी चलाना मजीद मुश्किल हो गया है। दालों की कीमतों में इजाफा हो गया है। इसकी वजह क्या है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे जुल्फिकार अली से। जुल्फिकार, बताएगा कि दालों की कीमतों में इजाफे की वजह क्या है? देखिए, जो 2 दालें हैं, मूंग और चाल दाल चना, ये दोनों दालें पाकिस्तान में पैदा होती हैं, लेकिन की प्रोडक्शन जो है वो एक कांस्टेंट लेवल पे खड़ी है पिछले कई सालों से। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है वो सारी की सारी अपनी तवज्जो जो है वो गंदम की पैदावार बढ़ाने पे और उसकी एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाने पे लगाई रखी है। ठीक। और इन दालों पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से देखिए आप पंजाब में जो है वो बड़ी अच्छी स्कीम चलाई और कई लोगों ने और भी ये सस्ती रोटी की। तो रोटी तो सस्ती होगी, लेकिन दाल की प्लेट जो है वो उसने लोगों की जान खा ली है। और हमने जो स्टडी की है हुकूमत पाकिस्तान के दावतशुमार से, उनके दस्तावेजात से, और जो मैंने बात की है प्लानिंग कमीशन में और दीगर इदारों में, उसके मुताबिक ये हैरानकुन बात सामने आई है कि दाल चना जो कभी जो है लोगों की स्टेपल फूड थी, अब भी है और पहले भी थी, उसमें 120.42% इजाफा हुआ है जी पिछले इस दौरे हुकूमत में 5 साल में। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इजाफा है 120% का। इस वक्त कुक दाल जो है वो तकरीबन जो हुकूमती दावतशुमार है उनके मुताबिक ये 43 रुपये 31 पैसे की एवरेज है पूरे पाकिस्तान में। और जो पहली हुकूमत थी उसमें ये दाल की जो प्लेट थी वो 19 रुपये और 87 पैसे की थी। तो इस तरह दाल चना जो है उसमें एक बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। दूसरी समीर साहब, एक और बड़ी अहम चीज थी जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं की थी, लेकिन मैंने अब याद आ गया कि ये भी इसका भी जिक्र कर देना चाहिए। ये जो चाय है, आपको पता है कि पाकिस्तान में इसकी कंजम्पशन तकरीबन हर घर में होती है, तकरीबन हर शख्स जो चाय दिन में एक बार जरूर पीता है। तो इसकी कीमत में भी 53.37% इजाफा हुआ है, यानी 14 रुपये 57 पैसे का जो कप है वो इस वक्त मिल रहा है। और जब ये हुकूमत शुरू हुई थी तो ये 9 रुपये 50 पैसे फी कप के हिसाब से तैयार चाय जो थी, मतलब दालों के साथ साथ चाय की कीमत में भी इजाफा हो गया है, यानी कि मजीद कीमतों में भी, मजीद चीजों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है क्या? जी, बहुत सारी चीजों में इजाफा हुआ है, लेकिन मैंने ये 2 चीजें दाल चना और ये चाय की चीज का जिक्र इसलिए किया है कि ये वो दोनों चीजें हैं जो हर शख्स तकरीबन इस्तेमाल करता है और इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कसरत से किया जाता है। यानी कि आम इस्तेमाल की ये चीजें हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अच्छा जुल्फिकार, ये जो आपने कीमतों में तो इजाफा आपने बताया ही है, अब दाल में 120%, लेकिन तनख्वाहों में तो हमें कोई इजाफा इस हिसाब से नजर नहीं आया, या मजदूर की जो उजरत है उसमें। यही तो अलमिया है कि पाकिस्तान में देखिए ये दावे बहुत बुलंद किए जाते हैं कि हमने बड़ी तरक्की की है और हमने बड़ा कुछ दिया है, अवाम के लिए बहुत सारे इकदाम किए गए हैं। तो मतलब लोग देखें, डेमोक्रेसी के लिए लोगों की, मैं समझता हूँ कि इस दौर में हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लोगों ने जमहूरियत को बचाने की कुर्बानी दी है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं कि जी हमने इसको बचा लिया, हमने उसको बचा लिया। असल में पाकिस्तान के गरीब अवाम ने इस जमहूरियत के लिए, ये देखिए दाल चने की 120% कीमत है, लेकिन यहाँ बोला कोई नहीं।
चाय की कीमत में 53% इजाफा है। ये दोनों मैं मिसालें इसलिए बार बार कोट कर रहा हूँ कि ये वो आम इस्तेमाल की चीजें हैं जिससे हर आदमी इफेक्ट हुआ है, हर आदमी पे इसका असर पड़ा है, और वो खासतौर पर उन लोगों पे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि तनख्वाहें तो इतनी बड़ी नहीं, तनख्वाहें ना बढ़ने के बावजूद लोगों ने इसको बर्दाश्त किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले इंतखाबात में हमीद साहब कोई भी पार्टी जीते, किसी की भी हुकूमत बने, कोई भी कोलिशन बने, उनको इन लोगों का जरूर ख्याल करना चाहिए जिन्होंने इस जमहूरियत को अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी, अपनी फाइनेंशियल कुर्बानी और अपनी आसों उम्मीदों और ख्वाहिशात को दबा के इसको परवान चढ़ाया है। बिल्कुल सही जुल्फ़िकार, आपने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कायद इसमें मैं थोड़ा ये ऐड कर दूं, बात ये कि एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि अगर हम आईने पाकिस्तान देखें तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो प्राइसेस को लो रखे, उसकी आईनी जिम्मेदारी है लोग रोटी खा सकें। मगर हम वेस्ट से जब अपना इकोनॉमिक मॉडल इंपोर्ट करते हैं एक ऐसे वजीर खजाना के जरिए जो ना इलेक्टेड होता है, एक नॉन इलेक्टेड जो एलीट इकोनॉमिस्ट हम जिन्हें कहते हैं वो ले आते हैं, वो हमें कहते हैं भाई देखें मार्केट जो है यही इसको मार्केट फोर्सेस तय करेंगी। अब मार्केट फोर्सेस के बारे में एक और बहुत बड़े सरमायादार हैं जॉर्ज सोरोस, वो कहते हैं कि वो कोई पेंडुलम की तरह नहीं मूव करती, वो रैकिंग बॉल की तरह, जो रैकिंग बॉल होता है ना बिल्डिंग को गिराने वाला। तो अब ये कंफ्यूज्ड हैं, एक तो इनको अंदाजा ही नहीं हम बात क्या कर रहे हैं, पता नहीं अंदाजा होगा या नहीं। ये जो एक बोध है कि एक आईनी जिम्मेदारी है उनकी और एक जो इनकी सबसर्वियंस है, एक इनकी गुलामी है जो मगरिब की, जो ये अपनी पॉलिसीज वजह नहीं कर सकते। तो आमतौर पर आते हैं वो देखे ना, ये तो मार्केट फोर्स एक इंतहाई सफाकाना जवाब होता है कि एक आदमी भूख से मर रहा है या हम कहते हैं कि ये ड्रग जो है लाइफ सेविंग है। नहीं, वो तो मार्केट फोर्सेज जो है कोई देवी है जिसकी खुदा न खास तक प्रस्तिश नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका करनी है, या वो इंसान और उनकी जिंदगियां हैं। ये है कंफ्यूजन है ऑन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एलीट, क्लियर हेडेड नहीं है कि वो क्यों आए बयानात। कायद साहब, एक मैं सोच रहा था, अभी आपने ये बात कही कि वेस्ट से इंपोर्ट कर लिया जाता है, लेकिन हम जब मगरिब में देखते हैं अगर उनका मॉडल अगर हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे, तो वहाँ पर तो अशिया ज़रूरत की कीमतें इस तरह से नहीं बढ़ती, अगर बढ़ती भी हैं तो जो तनख्वाह है वो उसके साथ कुछ थोड़ा उसका मैच होता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम इसे वेस्ट का मॉडल कहें तो जो हमारे यहाँ हो रहा है वो वेस्ट में तो नहीं होता। देखिए, अब आप अमेरिका में रहे हैं, मैं जब अमेरिका में था तो 1.5-2 लीटर का पेट्रोल था, अब $3 पे गैलन बिक रहा है इस वक्त। अगर ये 4-5 तारीख 4 दिन पहले की बात है कि पुर्तगाल के 40 शहरों में 15 से 20 लाख लोग इस गुर्बत और इस महंगाई की वजह से सड़कों पर आए हुए थे। इससे पहले अगर आप जाएं तो स्पेन में जो है पिछले दिनों एक सर्वे हुआ जिसमें 80% लोगों ने महंगाई और अपनी गुर्बत की वजह से कहा कि हमें अपने नुमाइंदों पर एतमाद नहीं है, दे आर नॉट डिलीवरिंग फॉर अस। वो भी मसाइल का शिकार है। इसी तरह के लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलादा है। वो मॉडल जो हमारे यहां बिल्कुल बर्बाद कर गया उनको भी बर्बाद कर रहा है, और उसके खिलाफ बैकलैश अगर हम सिर्फ खबरें पढ़ रहे हों, इवन BBC और उनके जो माउथ पीस है उनको ही देख रहे हो, तो हम देखते हैं कि लोग उठ रहे हैं। क्यों वॉल स्ट्रीट जो मूवमेंट है जो न्यूयॉर्क में शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैल गई, लोग तंग है। नहीं, वो लोअर तो कुछ लोगों ने कुछ खत्म नहीं होता समी साहब, अगर खत्म हो गई तो पुर्तगाल में 20 लाख आदमी क्यों बैठे। और ये मौजूदा हुकूमत में 3 से 4 मरतबा उन्होंने बताया कि दालों की कीमतों में सिर्फ मतलब दाल रोटी के लिए भी अब आवाम गए कि ये दाल तो रोटी खाना भी इसको हज करना भी मुश्किल हो गया। हमारे यहाँ जो लोगों की तनख्वाहें हैं या जो बेचारे मजदूर दिहाड़ीदार हैं वो जो कमाते हैं वो तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा इससे, जो चीज़ों की कीमतें हैं। फिर और भी यानी एक ट्रेंड है हर तरफ महंगाई का, लेकिन जो लोगों की इनकम है वो इससे मैच नहीं कर रही। और जो जुल्फ़िकार ने, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, जुल्फ़िकार ने ये बहुत अहम बात कही कि लोगों ने इसके बावजूद उनका ईमान है, बिलीव है, वो सिस्टम में खड़े हुए हैं। ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासतदानों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन अवामी मसाइल के लिए उसका हल तलाश करें, अदरवाइज फिर तो ये एक बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। बल्कि अगर एक फिक्रा मैं कह दूं, ये सिक्वेस्टर जो है $85 बिलियन की जो कट लगी, समी साहब कल मैंने आपको छोटा सा डॉक्यूमेंट भी दिया था, वहां 18-20 लाख लोग बेरोजगार हो गए अमेरिका में सिर्फ एक स्ट्रोक से, एक चंद दिन पहले की बात है। क्योंकि अब क्या है कि टैक्स क्या अमीर देंगे या गरीब, वो भी ये कह रहे हैं कि गरीब देंगे। अच्छा, बहरहाल हमने इस हवाले से तो बात की कि दालों की कीमतों में अब इजाफा हो गया, आवाम के लिए दाल रोटी कमाना भी काफी मुश्किल हो गया है। एक और अहम खबर है, मैं वो भी शामिल करती हूँ कि इंसदादे पोलियो का सेल का मुस्तकबिल जो है वो इस खतरे में है। इसकी सूरत हाल क्या है, क्यों खतरे में है, क्यों इस हवाले से इकदाम नहीं किए जा रहे। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, टिका खान सानी, उनसे बात करेंगे। टिका खान बताएगा कि क्या सूरत हाल है, क्यों इंसदादे पोलियो का सेल खतरे में पड़ गया है। समीना, चूंकि हुकूमत खत्म होने जा रही है इसमें तो कोई शक नहीं। 15 मार्च को हुकूमत जो है 16 मार्च को खत्म हो जाएगी और वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में कायम ये पोलियो सेल जो है इसको भी वजीर आजम पोलियो मॉनिटरिंग
सेल का नाम दिया गया है, जिसका वजूद जो है वो खतरे से दुचार है। और ये सोच डेवलप हो रही है आला हुकाम में कि क्यों ना वजीर आजम पोलियो सेल को वजीर आजम सेक्रेटेरिएट से ऐवान सदर में मुंतकिल कर दिया जाए। ऐवान सदर में जितनी देर तक सदर जरदारी साहब की इक़्तिदार मौजूद है, तब तक इसको कम अज कम तहफ़्फ़ुज़ मिल सके इस वजीर आजम पोलियो कंट्रोल सेल को। सेल के बाद अफसरान जो है वो EPI को भी कंट्रोल करना चाहते हैं और EPI को इस अपने प्रोग्राम के मातहत करना चाहते हैं, ताकि ये इसका वजूद अपना कायम रह सके। इसके लिए भी सेल के हुकाम सरगर्म है। लेकिन काबिल जिक्र बात इसमें यह है कि इस सेल में जो मौजूद अफसरान हैं, खासतौर पर जो इसके सरबराह हैं, इनकी तनख्वाहें लाखों में है और इनकी कारकर्दगी अब तक देख लें आप कि सिफर है। इनका काम सिर्फ पोलियो को मॉनिटर करना है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन ये बताइए मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, अगर तो इनका काम सिर्फ मॉनिटर करना है तो फिर ये खत्म हो जाए या ना रहे, इस पे भी कमेंट दीजिएगा। मेरे पास फिगर्स पड़े हैं, 2012 में हमें आलमी इदारा सेहत ने कहा कि 50% जो पूरी दुनिया के 50% पोलियो के केसेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो ये मॉनिटरिंग सेल कर क्या रहा था बाय द वे? कारी साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, मॉनिटरिंग तो बिल्कुल, ये मॉनिटरिंग सेल ही इंसदादे पोलियो में बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि इनकी जो मराहत है वो बहुत ज्यादा है। अगर एक ऑफिसर 10 लाख रुपए उसको माहाना तनख्वाह मिलेगी तो वो किस तरह पोलियो को पाकिस्तान में खत्म होने देगा? उनकी तनख्वाहें बिल गेट्स एंड फाउंडेशन जो आलमी इदारा है वहां से मिल रही है। ये थोड़ा सा आप ज्यादती नहीं कर रहे हैं टिका खान? ये क्या ये ज्यादती नहीं कि हम इन ऑफिशियल्स को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि पूरी कौम को पता है, मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि पोलियो में एक जो सबसे बड़ी रुकावट है उसके इंसदाद में वो कुछ लोगों की सोच है जो पोलियो टीम्स पर हमला कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, उनको अगवा करते हैं, गोलियां मारते हैं। तो ये आप सारा जो इल्जाम इन अफसरों पर डाल रहे हैं, ये कुछ एग्जेजरेशन नहीं है क्या? लेकिन सभी इब्राहिम साहब आप देखें कि इनका काम जो है वो मोल्ड करना है, इनका काम आवाम को में शऊर बेदार करना है। किस हद तक ये कामयाब हो सकते हैं? आप अंदाजा लगाएं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में पोलियो टीमों पर हमले हो रहे हैं। वजीर आजम मैं वो अर्ज कर रहा हूँ ना, जो हमले हो रहे हैं वो इन अफसरों की वजह से तो नहीं हो रहे, तो वो उनका मुरद इल्जाम आप इनको ठहराएं तो ये कुछ। अच्छा, ये टिक्का सानी ये बताइए कि जहां हमले नहीं हो रहे, लाहौर में निकल आया केस भाई, वहां या हमें ये एक लिस्ट बता दें कि जी यहां हमले हुए थे, हम नहीं कर सके, आपकी मजदूरी मान ली। और भाई जहां हमले नहीं हो रहे, जहां सेटल्ड जिंदगी है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है, वहां भी तो आप एरेडिकेट नहीं कर सके। वहां पे बहुत कम, तो फिर क्या, फिर नहीं ज्यादा केस उन्हीं इलाकों में है। समी इब्राहिम साहब, एक वजीर आजम सेल ने एक फैसला किया था कि तशहीर नहीं की जाएगी किसी भी शहर में ताकि पोलियो टीमों पर हमला ना हो सके। और इस्लामाबाद जैसे शहर में जब ये पोलियो हाल ही में जो इस्लामाबाद शहर में जो मुहिम शुरू हुई, इसकी IG इस्लामाबाद ने मीडिया के सामने, मैं मौजूद था उस फंक्शन में, खुद इनके फैसले की तौहीन की। और वहां उस मौके पर वजीर आजम पोलियो सेल के लोग भी मौजूद थे, खुद अपने फैसले की नफी कर रहे थे और मीडिया में इस बात को आम किया जा रहा था कि इस्लामाबाद में पोलियो मुहिम जारी है। जबकि ये फैसला हुआ था कि अभी जब ये मुहिम 3 रोज के लिए जारी की जाएगी, कोई भी तशहीर नहीं की जाएगी ताकि पोलियो टीमों पर हमला ना हो सके। इसके अलावा देखिए 15 से 16 लाख जो बच्चे रिपोर्ट हुए हैं मिसिंग, वो भी आलमी इदारा से इसकी रिपोर्ट है। लेकिन जिनको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा उनकी तादाद करोड़ों में है, लाखों में नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक तो पोलियो टीम पे पहले हमले होते रहे और अब इंसदादे पोलियो मुहिम का जो सेल है वो भी खतरे में पड़ गया है। बहरहाल इस हवाले से हमने बात की, कुछ और अहम खबरें भी शामिल करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी अगली खबर के हवाले से और खबर यह है कि लोड शेडिंग में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सूरत हाल क्या है, इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से आमिर से। आमिर बताएगा एक बार फिर से लोड शेडिंग में इजाफा, वजह क्या है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट ने एक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी देनी होती है उसके लिए बजट में 120 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन वो हुकूमत जो है ये पहले 7 माह में वो सारी रकम इस्तेमाल कर चुकी है। और अब जो PSO को मार्च के लिए 47 अरब रुपए की अदायगियां करनी है, तो वजारत पानी और बिजली ने एक समरी मूव की थी वजारत खजाना को
कि टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के लिए 20 अरब रुपए जो है पीएसओ को जारी किए जाए। उस पर उन्होंने कहा कि ये हमारे पास तो जो इस हेड में पैसे थे वो खत्म हो गए, अब इस हेड के अलावा किधर और से पैसे डालने पड़ेंगे, लेकिन उसका जो वाया मीडिया बनेगा वो तो प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे, और इसके अलावा अगर किसी और हेड से पैसे दिए गए तो इस पे IMF को एतराज हो जाएगा। तो अभी तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सका, इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, और पीएसओ अगर फ्यूल सप्लाईज नहीं कर पाएगा तो बिजली की पैदावार। अच्छा आमिर, ये बताइए, ये तो बिल्कुल तय है, ये जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है इसका रिसिपिएंट कौन होता है, ये किसको मिलती है? लेकिन जो ये टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी होती है ये डिस्कोस को जाती है। डिस्कोस को जाती है। गवर्नमेंट जो पैदावार करती है बिजली की वो तकरीबन 11 रुपए यूनिट है, जो आगे सार्फिन को बेची जाती है वो 8 रुपए यूनिट है। जो 3 रुपए की सब्सिडी है वो डिस्कोस को डायरेक्टली जाती है, अदरवाइज गवर्नमेंट को 3 रुपए जो है वो कीमत बढ़ानी पड़ेगी और वो सार्फिन पे जाएगी। और यही आमिर जो बेसिकली प्राइस में डिफरेंस है 3 रुपए पर यूनिट का, उसकी वजह से सर्कुलर डेट में इजाफा होता है, और पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग और ये जो एक क्राइसिस है इसको हुकूमत काबू नहीं पा सक रही। जी, जो ये टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है ये एक कॉज है उसका, जो सर्कुलर डेट का। सर्कुलर डेट में जो है वो दीगर चीजें भी हैं उस पे, क्योंकि अच्छा मैं इसमें अर्ज कर, अब मैं अगर आपको थोड़ा सा इसमें कह दूं, 170 अरब रुपया सरकार के इदारों पर वाजिबुल अदा है, 136 अरब रुपया बैंकों से लेके इन्होंने अदायगी कर रखी है, ना वजीर बिल दे रहे हैं ना इदारे बिल दे रहे हैं, और वो 170 अरब के करीब है। और ये भी साथ बता दीजिएगा कि ये कौन तय करता है कि ये 11 रुपए का बन रहा है और या इनका प्रॉफिट क्या है प्रोड्यूसर्स का? अच्छा, इसमें यूं है कि जो ये रेट तय करते हैं वो तो नेपरा करता है। नेपरा ने जो डिटर्मिनेशन दी हुई है वो 11 रुपए फी यूनिट की है, लेकिन क्योंकि ये डिसाइड करना होता है गवर्नमेंट ने कि कितना पास ऑन करना है कस्टमर पे, तो गवर्नमेंट ने 8 रुपए पास ऑन किया हुआ है, क्योंकि वो जो सबसे आपकी एफिशिएंट कंपनी है ISCO उसका टैरिफ जो है मुल्क भर में लागू किया जाता है, बाकी कंपनियों का टैरिफ ज्यादा होता है। इसकी वजह से ये है, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि लीडरशिप नहीं है इसलिए इस बुरहान का वो हल नहीं दे पा रही है। अगर ये टैरिफ बढ़ा दिया जाए या कोई और मैकेनिज्म इस पे ढूंढा जाए तो फिर ये मसला हल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर से आला का। मुल्क की बिजली तो वैसे ही नहीं आती है और दोबारा से लोड शेडिंग की बातें हमने कल स्टोरी दी थी ना, जिसमें 5 मिलियन का जो है एक वजीर थे, जी, तो ये जो है, और इसके अलावा और भी सरकारी इदारे हैं, ये अपना बिल नहीं दे रहे। और वही बात कि मैंने जो बात की कि मुल्क में पहले ही बिजली नहीं आती है और हम लोड शेडिंग की मजीद बातें करें, अवाम इसके लिए खुद को तैयार कर लें। अगली खबर में शामिल करती हूँ और वो ये है कि स्मगल शुदा गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी आयद करने से किसको फायदा होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीर साहब बताएगा कि कस्टम ड्यूटी जो आयद करने की बातें की जा रही हैं, इस हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं? हेलो जी वागा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा वागा साहब, ये बताइए, ये जो कस्टम ड्यूटी की आपने ये जो खबर भी ब्रेक की है, ये बताइए कि ये फायदा किसको होगा इससे? देखिए समीर साहब, आप अगर टाइमिंग्स पे गौर करें तो असेंबली रहने में चंद रोज बाकी हैं, और पिछले जितनी आज तक एमनेस्टी स्कीम्स जारी हुई और गाड़ियां जब क्लियर हुई उसके बाद जो रिकॉर्ड देखा गया तो सबसे ज्यादा तादाद जो थी वो फौज, पुलिस और सियासतदानों की थी, जिन्होंने अरबों रुपया इससे फायदा उठाया इस एमनेस्टी स्कीम से। अब भी यही कहा जा रहा है कि चूंकि ये SRO अचानक जारी हुआ है और इसके जो प्रोसेस के दौरान लोगों को तो इससे बेखबर रखा गया, लेकिन कई जो हुकूमती अहम ओहदेदार और बहुत सारे सियासतदानों को इस बात का इल्म था कि एक ऐसा SRO जारी होने लगा और गाड़ियों की एमनेस्टी स्कीम आ रही है जिसमें स्मगल शुदा गाड़ियां जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। तो अरबों रुपए मालियत की गाड़ियां इलाका गैर से पाकिस्तान में आ गई थी और सियासतदानों ने, पुलिस अफसरान ने और अच्छा ये बताइए कि ये जो स्मगल शुदा गाड़ियां अगर ये इनको लीगल आप ले आए फ्रेमवर्क में, तो गाड़ियों की जो प्राइस है उस पर क्या इंपैक्ट होगा? आप गाड़ियां महंगी होंगी, सस्ती होंगी, या ऐसे ही रहेंगी प्राइस उनकी? देखिए, जो लोकल गाड़ियां हैं, जो मुकामी सनत है, उसको तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और जो लोग बाकायदा इंपोर्ट कर रहे हैं और रेगुलर इंपोर्ट के जरिए की जाने वाली गाड़ियों की कीमत हर हाल में कम हो जाएगी, क्योंकि अब लाखों की तादाद में इस वक्त तकरीबन 2 से 3 लाख गाड़ियां एकदम एक महीने के अंदर अंदर रजिस्टर्ड हो जाएंगी, जिससे मुकामी तौर पे तैयार होने वाली गाड़ियां और किसी ऐसे आदमी का नाम बता सकते हैं वागा साहब जिसने बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां इंपोर्ट की हो? सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? बड़ी फिश कौन है? देखें, इस वक्त कबल अज़ वक्त तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1 महीने का ये वक्त दिया गया है। 31 तारीख तक, यानी 31 मार्च तक इसकी तारीख है। इसमें 31 मार्च को पता चलेगा
कि सबसे ज्यादा गाड़ियां किसने रजिस्टर्ड करवाई हैं। कबल अज वक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका नसीर साहब, बहुत ये तो शुक्रिया। जमहूरियत अच्छा, का हुस्न ही लग रहा है मुझे। और नसीर साहब ने जो बात की है कि टाइमिंग पे गौर करें, मेरे ख्याल से हमें जितनी भी खबरें शामिल की उन सबकी टाइमिंग पे ही हम गौर कर रहे हैं कि सब इसी टाइमिंग में स्टार्ट हो रही हैं, जबकि हुकूमत भी जाने वाली है। बहरहाल मजीद कुछ खबरों के हवाले से बात करेंगे, कुछ तज्जिए भी पेश करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सेनेट में नए सूबों के हवाले से बिल पेश हुआ है जो कि पास हुआ है। इस हवाले से सेनेटर मोहसिन लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी समी साहब। मोहसिन लगारी साहब, ये बड़ी उजलत में ऐसा लगता है ये अमेंडमेंट पास हुई है, आप मौजूद थे, कुछ बताएंगे? समी साहब, मेरे लिए खुद ये बहुत एक हैरानी की बात थी कि जब आम कोई बिल होता है तो उसके ऊपर भी क्लॉजेस के ऊपर बहस होती है। जो जो तब्दीलियां की जा रही होती हैं उनको एक एक क्लॉज को लिया जाता है और उन पे बहस होती है। कल जो सेनेट के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आम बिल नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का एक बिल था, उसको जब पेश किया गया तो उस पे मैंने भी अमेंडमेंट्स दी हुई थी, उस पे MQM की भी अमेंडमेंट्स थी, उसमें ANP की तरफ से हाजी अदील साहब की भी अमेंडमेंट्स थी। लेकिन ANP और MQM ने तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके अपनी अमेंडमेंट्स को वापस ले लिया और उन्होंने MQM ने अपोजिशन में होने के बावजूद उन्होंने इसके सपोर्ट के अंदर वोट किया। जो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी उनको पढ़ा गया और फिर उसको वोट के लिए पुट कर दिया गया। दुनिया की हर पार्लियामेंट के अंदर रिवायत यह है कि उन क्लॉजेस को एक एक करके डिबेट किया जाता है और उसको थरोली वर्कआउट किया जाता है कि इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। लेकिन इस दफा मैं तो हैरानी में और डिस्गस्ट में, मैं इससे ज्यादा सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता, डिस्गस्ट में देन आई वॉकड आउट ऑफ द हाउस कि ये कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है जिसकी क्लॉजेस के ऊपर ही डिबेट नहीं है। ये दुनिया की कौन सी पार्लियामेंट में होता है कि आईन को तब्दील किया जा रहा है और उसके ऊपर डिबेट ना हो। आप सही आपने कहा मोहसिन लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया काई साहब कि जो आईनी तरमीम है उस पर भी कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ पढ़ा और वोटिंग के लिए पेश और उन्होंने जो बात की कि वो खुद भी इस बात पे काफी हैरान थे कि पहले बहस होती है फिर इस पे कोई अमल दरामद होता है, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने पास कर दिया इस बिल को। अब अगर हमारे ये कैसे ये इशू प्ले अप कर रहा है सदरन पंजाब में, अगर हमारे नुमाइंदे हैं तो उनसे पूछ लेते हैं। जी बिल्कुल, नोमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। नोमान, बताएगा इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी साजिद, बिल्कुल मुल्तान में जो है जश्न का समा है, बावलपुर जनूबी पंजाब की गई है और मंजूर की गई है। उसके बाद न सिर्फ जश्न मनाया, मिठाई तकसीम की है, बल्कि ढोल की थाप में भंगड़े डाले और इस वक्त भी जो है मुबारक SMS का सिलसिला जारी है। लोगों का यही मौकफ है कि चाहे बहावलपुर जनूबी पंजाब सुबह बनता है तो बनना जरूर चाहिए, क्योंकि इस खिते की महरूमियत जिनको इसी से ही मुमकिन है। और अगर से चंद लसानी पार्टियां जो है एहतजाज कर रही हैं, उसकी मुखालफत कर रही हैं, लेकिन जो अक्सरियत जो है, अगर ये कहा जाए कि 98% लोग जो है सुबह के हक में। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया नुमान बाबर, हमें बता रहे थे इस हवाले से। और जैसे कि सेनेट में नए सूबों का बिल मंजूर हुआ, इस वजह से नोमान ने हमें तफसील बताई। अच्छा समी साहब, आपके पास आज के हवाले से कोई खबर है, कोई ताज़ा खबर आपने वो शेयर करनी थी? देखिए, मैं तो बात कर रहा था हमारे शोरकोट के नुमाइंदे से, उसने बताया कि वहाँ पर जंगलात हैं, उन जंगलात में आग लगी हुई है और उनको बुझाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। और वो बुनियादी तौर पर होता यह है कि वो दरख्त काट लिए जाते हैं और फिर अपनी चोरी छुपाने के लिए आग लगा दी जाती है। अगर हमारे साथ कमर मौजूद हैं तो उनसे बात। कमर, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी कमर, आप बताइएगा थोड़ा सा कि ये आग किसने लगाई है और क्यों नहीं बुझाई अभी तक क्यों नहीं बुझी है? जी, ये आग शोरकोट कैंप के जंगलात पंजाब के बड़े जंगलात में शुमार किए जाते हैं, जिसका रकबा 10,000 एकड़ पर मुश्तमिल है। और कल ये लगी हुई आग जो है अभी तक उसके शोले जो है ना वो जल रहे हैं और ये आग करोड़ों रुपए की लकड़ी को हजम कर चुकी है।
अच्छा, ये आग बताइए, ये आग ने हजम किया या लोगों ने पहले दरख्त काट लिया और उसके बाद आग लगाई उस चोरी को छुपाने के लिए? आमतौर पर समी साहब होता है इसी तरह के लोग जो है महकमा जंगलात के अमला से मिली भगत करके वहां से लकड़ी गायब कर दी जाती है। लकड़ी गायब करने के बाद वहां पे आग लगा दी जाती है और आग लगने के बाद कोई भी ना तो फायर ब्रिगेड मौका पे पहुंचती है, ना कोई महकमा। बहुत बहुत शुक्रिया कमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये काफी परेशान, ये चोरी चकारी जारी है। आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, ये अदायगियों की पेमेंट के हवाले से। ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके जो कंट्री हेड हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें ये कहा है कि हजूर आप अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान में मुब्तला हैं, तो आपको 6 से 9 बिलियन डॉलर का कर्जा लेना पड़ेगा IMF से, और अगर आप नहीं लेंगे तो आपके पास 2 महीने की इंपोर्ट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की इंपोर्ट्स के पैसे रह गए। अब ये जो जून में बजट आ रहा है, ये जो नई हुकूमत आएगी जिसमें जाने के लिए हर कोई बेताब है, इसके आगे क्या क्या माशी मंजर इसके इंतजार में है, मैं ज़रा उसकी कहानी बयान कर दूं। मगर मैं ये बता दूं कि ये जो कर्जे का मामला ये हुआ कैसे। मैं इसहाक डार साहब को बहुत अर्सा पहले इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी हम ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ताकि हम अपना डेट रिटायर कर दें, हम अपना कर्जा दे दें। तो हमने अपने घर के बर्तन बेचे कर्जा रिटायर करने के लिए। कर्जा रिटायर नहीं हुआ, प्राइवेटाइजेशन जिसे लोग कहते हैं बड़ी कामयाब होगी और नेशनलाइजेशन नाकाम होगी, तो वो कर्जा 3 से 4 गुना बढ़ गया और जो हमारे घर के बर्तन थे वो बिक गए। और अगर हम 9 बिलियन डॉलर और लेते हैं ये कर्जा ये इसको बनाने के लिए, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो 1200 अरब रुपया या 1000 से 1200 अरब रुपया हम साल में सूद अदा करते हैं, उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। मगर मैं इसके साथ ही एक और चीज रिलेट कर दूं, क्योंकि मुझे पीछे टाइम के इशारे आ रहे हैं कि ये जो आज ह्यूगो चेवेज साहब के लिए करोड़ों लोग बाहर निकले हैं, इसलिए उन्होंने एक नाकाम नेशनलाइजेशन वहां की थी। और मैं आपको कुछ फिगर दे देता हूं, जरा गौर फरमाइएगा कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। 55% हाउस होल्ड की गुर्बत थी, उसको उन्होंने 10 साल में 26% पे ले आए। 22 यूनिवर्सिटियां बनाई, 7 लाख से ज्यादा मकान जो सैलाब जदगान थे उनको बना के दिए, 65,000 टीचर थे 3.5 लाख कर दिए। और आज आलम यह है कि लोग एक दूसरे के गले में बाहें डाल के रो रहे हैं अपने उस लीडर को अलविदा कहने के लिए। तो ये जो यहाँ वारदात की गई, और मैं आपको यह भी बता दूं TUC सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है ब्रिटेन की, जिसने सितंबर 2012 को ये मुतालबा किया है कि जो यूटिलिटीज हैं इनको नेशनलाइज कर लिया जाए। तो ये इशू अभी दुनिया से नहीं हटा। और ये भी मैं जाते जाते बता दूं कि दुनिया में गार्जियन ने लिखा है कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की गई है ये मैस राबरी थी, आलमी सतह पे होने वाली एक डकैती थी। अब ये आवाजें उठ रही हैं। जितना मर्जी आप आर्गुमेंट दें, फिर भी मैं कहूंगा कम्युनिज्म नहीं डेमोक्रेसी। मैं कम्युनिज्म की नहीं प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा हूं। मैं तो सर आपसे बहस नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है आपकी जमहूरियत चोरों के अकाउंटों का तहफ़्फ़ुज़ है। आपकी जमहूरियत का मतलब यह है कि दौलत का ढेर, और ना जाने उन बच्चों की सिसकियों की आवाज क्यों नहीं आती, और गरीबों से इतनी पता नहीं नफरत क्यों करते हैं आप कि हर बात को कम्युनिज्म के गैर मौजूद एक डरावे में छुपाने की कोशिश करते हैं, और उसके पीछे उन बच्चों की आहें सिसकियां 1100 बच्चे डेली मरते हैं इनके निजाम की वजह से, जिसको छुपाने के लिए ये इस तरह का ड्रामा नेशनलाइजेशन इस तरह का ड्रामा पेश कर देते हैं। इसलिए क्योंकि इनके जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो इनके चाहने वाले, उनके अकाउंटों पे नजर नहीं रखनी, क्योंकि वो जमहूरी अकाउंट है, और ये जो मर रहे हैं ये जमहूरी मौत है, ये आईनी गुर्बत है और आईनी जिल्लत है। पाकिस्तान के अवाम नेशनलाइजेशन को मुस्तरद कर चुके हैं। आप पाकिस्तान के अवाम नहीं, आप खवास हैं। हमें यहाँ पर डेमोक्रेसी चाहिए। आगे वाले इलेक्शन में पता चलेगा कि जमहूरियत कितनी कामयाब होती है। बहुत समी साहब और काजी साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम नए तज्जियों के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।